एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस का हटना, मतलब हटेगा वो क्या किसके लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए। यस तो इसे आप लैंग्वेज में कैसे व्यक्त करेंगे? सर, इसका जो टैक्स जो चार्ज होगा सर, जो फॉरेन कंट्रीज जो इंपोर्ट होगा सर, मतलब कम वर्ड में लिखना है इसी चीज को। जैसे क्या करना है, कम से कम वर्ड में, जो कह रहे हैं कम से कम वर्ड में लिख रहे हैं, दोनों कला आपको आना चाहिए मेंस के लिए। Yes, sir. कम वर्ड में भी चीजों को व्यक्त करना और ज्यादा वर्ड में भी उसी चीज को व्यक्त करना, ये कला आपको सीखना पड़ेगा। बहुत तरह से आपका स्पेस कम हो जाएगा, जितना आपके अंदर कंटेंट है उसको व्यक्त करने के लिए, तो स्पेस कम रहेगा, तो कम वर्ड में व्यक्त करने का कला आपके अंदर होगा, तो कम स्पेस में व्यक्त कर देंगे। कभी कभी स्पेस बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा वर्ड में आपको लिखने के लिए आ जाएगा, बहुत कम छोटा सा चीज है, तो आप उसे कैसे लिख पाओगे? जब आपको कहानी बनाना आएगा, समझ आ रहा है? तो दोनों कला आपको विकसित करना होगा, कम वर्ड में भी लिखने का और सेम चीज को ज्यादा वर्ड में भी लिखने का। अभी जो मैंने कहा उसे कम वर्ड में बदला है। removal of both country inside the country and out of the world. सर रिड्यूसिंग टैक्स रेट सर, रिड्यूसिंग टैक्स रेट। सर आयात निर्यात में लगे पाबंदियों का हटना या कम? आयात, ये राइट, हिंदी में अच्छे से व्यक्त कर, अब इंग्लिश में आपको कैसे अच्छे से व्यक्त करें? The removal of रिमूविंग ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, रिमूविंग ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, रिमूविंग ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। अब इसमें एक और कंटेंट देते हैं, फिर आप लोग इसे लैंग्वेज में बतलाना। अब इसमें मतलब क्या, मल्टीनेशनल कंपनी इसमें अहम रोल अदा करता है, इसे आप लोग कैसे व्यक्त करेंगे? सर दोबारा बोलिए। जो ग्लोबलाइजेशन में या ग्लोबलाइजेशन मतलब मल्टीनेशनल कंपनी ग्लोबलाइजेशन हेतु अहम रोल अदा करता है। ठीक है, मतलब CIS का जैसे अदर कंट्री में ब्रांचेस खोलेंगे तो ग्लोबलाइज होने में हम योगदान दे रहे हैं, अर्थव्यवस्था में दे रहे हैं, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे व्यक्त करेंगे? प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन की MNC कम से कम वर्ड में, ज्यादा नहीं, कम से कम वर्ड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सूचना को रिप्रेजेंट कर देंगे। एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा, तुरंत रिवीजन होगा। Sir, MNC will play a main role in export and import with other countries. सर इंटरकनेक्शन बिटवीन MNC। इसमें सीधा लिखा इम्पोर्टेंट रोल बाय MNC इन ग्लोबलाइजेशन, इम्पोर्टेंट रोल बाय MNC मल्टीनेशनल कंपनीज MNC इन ग्लोबलाइजेशन। तो पूरा मेंस का एक क्वेश्चन को हम बस ये 3 पॉइंट ये इतना छोटा व्यक्त कर दिए। अब देखोगे तो पूरा इसी पर कहानी बना हुआ रहेगा। जब हम मेंस का लिखाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, सेकंड राउंड में जब मेंस पढ़ाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ द होम कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रिमूविंग ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, इंपॉर्टेंट रोल बाय MNC इन ग्लोबलाइजेशन। ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ होम कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन समझ आ गया? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? डिफिनेशन पूछेगा क्या बोलेंगे आप लोग ग्लोबलाइजेशन का? इंटीग्रेशन ऑफ होम कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो उसके ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड ये दोनों पॉइंट मैंने लिखा, समझ आ गया? ये ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड पॉइंट है। ये ग्लोबलाइजेशन का क्या है? डिफिनेशन। तो आप लोग का एग्जाम में क्या है? डिफिनेशन लिखने नहीं है ना, प्री में ना मेंस में। आप लोग को क्या है, सूचना आपके पास है या नहीं,
प्री के लिए, और सूचना को आप व्यक्त कर पाते हैं या नहीं, ये मेंस के लिए। बस यही सूचना है, आपको व्यक्त करना नहीं आता तब भी आपका प्री क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन सूचना है और व्यक्त करना नहीं आता फिर मेंस का नहीं बनेगा, तो व्यक्त करने के लिए। अच्छा, इसी को एलाबोरेट करेंगे मेंस में। हाँ, धीरे धीरे हम मेंस का क्लास लेंगे तो उसमें सिखला देंगे कैसे कहानी बनाना है, कहानी बनाने का तरीका। अब तो ये अब मैंने क्या बता दिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तब तीनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है देखिए, जैसे लिबरलाइजेशन, तो लिबरलाइजेशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस हटता है, लाइसेंस लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये रिस्ट्रिक्शंस किसके लिए हटता है, सिर्फ इंडियंस के लिए या फॉरेनर्स के लिए भी? फॉरेनर्स के लिए भी। तो लिबरलाइजेशन से भी अपना कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंटीग्रेशन हो रहा है या नहीं? हो रहा है। जब उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस हट रहा है विदेशी के लिए, तो लिबरलाइजेशन भी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन को प्रोत्साहन देता है। लिबरलाइजेशन का भी आउटपुट कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन होता है, कुछ ना कुछ मात्रा में। समझ आ रहा है? अब उसके बाद देखे प्राइवेटाइजेशन, तो प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, सेल ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। तो सेल ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी किसके साथ, मतलब किसके साथ, इंडियंस के साथ या इंडियन और फॉरेनर दोनों के साथ, या सिर्फ फॉरेनर के साथ? दोनों के साथ सेल ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। तो सेल ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को इंडियन भी खरीद सकता है, फॉरेनर्स भी खरीद सकता है। तो जब फॉरेनर्स खरीदेगा इंडियन प्रॉपर्टी को, तो इंडिया का अर्थव्यवस्था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा। तो प्राइवेटाइजेशन से भी क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन आता है। तो दैट मींस लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन दोनों से भी ग्लोबलाइजेशन आता है। समझ आ रहा है? तो ये ग्लोबलाइजेशन मैंने समझा दिया। तो ऐसे इंटरलिंक करके चीजों का आपको जानना है, लॉजिक, फिर आपसे क्वेश्चन बनने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो चीजें प्रैक्टिकली आपको पता रहेगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताए नहीं कोई दिक्कत किसी को, तो क्वेश्चन पूछेगा आप लोग नहीं करवाना ना, कभी भी कुछ दिक्कत है पूछना, क्योंकि इकोनॉमी में नहीं पूछोगे तो नहीं सीख पाओगे। अब हम लोग अब इसके बाद क्या बच गया, डिफरेंट जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, यही है ना इसका लास्ट। सर इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म तो 1991। सर इसमें एक क्वेश्चन था सर कि जब फर्स्ट टाइम सर ब्रिटेन में जब लिबरेशन हुआ था सर, क्या सभी कंट्रीज को एक्सेप्ट किया था क्या सर, मतलब कंपनी क्या सभी देखो ये सब जो चीजें हैं, एफडीआई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब का पॉजिटिव भी इम्पैक्ट है, नेगेटिव भी इम्पैक्ट है। जब भी ये सब चीजें आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एफडीआई, ये सब चीजें जब भी आएगा, इसका जो विपक्ष में रहेगा वो इसका नेगेटिव पक्षों को उछालेगा ही उछालेगा। समझ आ रहा है? कभी भी जैसे मतलब गवर्नमेंट रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया या सेल कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो विपक्ष फिर बोलेगा, चाहे उसका पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे। समझ आ रहा है? और हर एक चीज का क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। ऐसा कोई सा भी चीज नहीं है जिसका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो या सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव हो। क्योंकि अब आप लोगों को समझाते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अभी तो आप लोग इसका अच्छा देखें, अब इसका हम खराब भी दिखाते हैं, और कब ये अच्छा होता है और कब ये खराब होता है वो भी समझाते हैं। अब भारत गुलाम हुआ, आपस में जैसे बातचीत आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान इधर रखेंगे। भारत गुलाम हुआ, तो भारत गुलाम हुआ ये किस चीज का नतीजा था, किस चीज का आउटपुट था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का ये नतीजा था कि भारत गुलाम हुआ। कैसे देखें, सबसे पहले क्या हुआ, अंग्रेज यहाँ पर किस लिए आए? व्यापार करने के लिए आए। व्यापार करने के लिए क्यों आ पाए यहाँ पर अंग्रेज, ये बताया? क्योंकि वहाँ पे वो संसाधन उपलब्ध, क्योंकि यहाँ क्या आया, लिबरलाइजेशन। यहाँ क्या हुआ, उसे व्यापार करने के लिए मतलब छूट दिया गया। जगह पे मतलब शासक भी सर मदद किया था यहाँ लोकल जो यहाँ पर व्यापार करने के लिए क्या दिया गया, छूट दिया गया। और जब लिबरलाइज हुआ होगा उस समय, अच्छा कोई सा भी चीज, हर चीज किस लिए होता है, फायदा के लिए। हर चीज, आप लोग भी यहाँ आए हो फायदा के लिए आए हो, समझ आ रहा है? हम भी यहाँ आए फायदा के लिए आए हैं।
ये संस्थान भी यहाँ पर है तो फायदा के लिए है, टीचर्स भी यहाँ आते हैं तो कुछ ना कुछ फायदा के लिए आते हैं, तो हर चीज किस लिए होता है? मुनाफा के लिए, फायदा के लिए। तब उस समय देश का अर्थव्यवस्था लिबरलाइज हुआ होगा तो कहीं ना कहीं उससे देश को फायदा मिल रहा होगा। सिंपल समझे, फायदा नहीं मिलेगा क्यों लिबरलाइज होगा, क्यों उसको आने देगा, आने दिया जाएगा? क्या यहाँ व्यापार करो तो कहीं ना कहीं तो फायदा हो रहा होगा। किस तरह का फायदा उस समय हो रहा होगा? उसी तरह का जिस तरह का 1991 में लिबरलाइज होने पर देश को फायदा हुआ। समझ आ रहा है? उसी तरह का फायदा हुआ होगा। अचानक से देश का अर्थव्यवस्था में कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स आए होंगे। तो अब आप लोग देखें, में एफडीआई में इसको डिटेल से बताएंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। तो अब जैसे वो आया व्यापार करने के लिए, देश को मतलब पॉजिटिविटी दिखा, जनता को भी पॉजिटिविटी दिखा। अब धीरे धीरे उनका व्यापार का स्तर बढ़ता चला गया। समझ आ रहा है? अब एक चीज ध्यान रखना, इंडिया के पास अगर पाकिस्तान का करेंसी बहुत अधिक होगा, इंडिया के पास अगर पाकिस्तान का करेंसी बहुत अधिक हो जाए तो इंडिया पाकिस्तान का कोई सा भी सामान का खरीदारी कर सकता है, नहीं कर सकता है? कर सकता है। अब इंडिया के पास यदि पाकिस्तान का करेंसी नहीं होगा तो इंडिया पाकिस्तान से कुछ खरीदारी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। मतलब इंडिया के पास जितना अधिक पाकिस्तानी करेंसी होगा, पाकिस्तान इंडिया का उतना गुलाम होगा, उतना ज्यादा पाकिस्तान गुलामी की ओर जाएगा। किसका? इंडिया। तो अब विदेश से व्यापार करने के लिए भारत है, अब यहाँ व्यापार करेगा तो उसको इनकम, तो व्यापार करने आएगा तो उसमें क्या है? इंडिया में आएगा, फॉरेन करेंसी आएगा। क्यों फॉरेन करेंसी आएगा? क्योंकि उसको यहाँ पर व्यापार सेट करने के लिए यहाँ से सामान खरीदना पड़ेगा। जैसे मान लो पंखा खरीदना पड़ेगा, ये खरीदना पड़ेगा, पार्टीशन खरीदना पड़ेगा, टेबल बेंच डेस्क खरीदना पड़ेगा। तो अब वो इंडिया में खरीदेगा तो इंडिया को क्या देगा? फॉरेन करेंसी देगा। समझ आ रहा है? मतलब एक्सचेंज होके या जैसे भी होके इंडिया में वो फॉरेन करेंसी आएगा, तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज करेंसी बढ़ेगा। मतलब वहां तो क्या देखेगा? इंडिया में सारा पॉजिटिव सिग्नल्स देखेगा। लेकिन जब उसका व्यापार पूरी तरह से यहाँ सेट हो जाएगा तो उसके बाद इंडिया से वो क्या कमाएगा? रुपया। तो वो उस रुपया को कहाँ लेके जाएगा? अपने देश। तो अपने देश में वो रुपया कंटिन्यूअस उस देश में रुपया अगर जाएगा, इंडिया में उसका डोमिनेंस होगा या नहीं होगा? इंडिया में वो जब जो चीज चाहे वो खरीद सकता है। समझ आ रहा है? जब जो चीज चाहे खरीद सकता है। तो अब उसका व्यापार का स्तर बढ़ता चला गया इंडिया में बढ़ता चला गया। चारों तरफ इंडिया में धीरे धीरे उसका व्यापार फैलता चला गया। तब इंडिया का सामान खरीद पाने में वो सक्षम होगा ज्यादा। तो अब उसके बाद क्या हुआ? इंडिया का लोगों को अपना सेना में वो भर्ती करने लगे। क्यों? क्योंकि उसके पास इंडियन करेंसी था पे करने के लिए। समझ आ रहा है? और उसके बाद अब देखिए, अब मान लो प्राइवेटाइजेशन आएगा लिबरलाइजेशन के बाद। तो प्राइवेटाइजेशन आएगा जहां पर वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को भी वो परचेज करेंगे। समझ आ रहा है? तब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी अगला के हाथ में आएगा, मतलब इंडियन प्रॉपर्टी अगला के हाथ में आएगा और इंडियन सिटीजन भी अगला के हाथ में आएगा। सेना में भर्ती हो रहा है मतलब इंडियन सिटीजन भी अगला के लिए काम कर रहा है। तो जब दोनों चीजें अगला के हाथ में आएगा तो यहाँ का पॉलिटिक्स उसका इंटरफेयर होगा या नहीं? वो जिसे चाहेगा उसे राजा बना पाएगा या नहीं? अब जिसे चाहेगा वो उसे राजा बनाएगा, तो जिसे चाहेगा वो उसे राजा बना पाने में सक्षम होगा। तो यहाँ का शासन भी इनडायरेक्टली कौन करेगा? वही करेगा जो किंग मेकर होगा। जो किंग मेकर होगा वही इनडायरेक्टली शासन करेगा, यहाँ पर उसी के सारे पर शासन होगा। तो धीरे धीरे भारत गुलाम होगा या नहीं, गुलामी की ओर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो ये सारा किसका नतीजा है? लिबरलाइजेशन से प्राइवेटाइजेशन हुआ, प्रॉपर्टी खरीदा। अब लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन हुआ तो ग्लोबलाइजेशन तो हो ही गया, उसका कंपनियां सेट होने लगा। तो इसका आउटपुट क्या निकला? गुलामी। समझ आ रहा है? तो ये ऐसा क्यों हुआ? भारत क्यों गुलाम हुआ? अभी भी वही चीज कर रहा है। तो अभी क्या फिर से भारत गुलाम होगा? नहीं। ये चीज समझना है। उस वक्त भारत गुलाम हुआ लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के कारण। अभी फिर 1991 में ये चीज हुआ और आगे भी बार बार बीच बीच में होता रहता है। तो क्या भारत गुलामी की ओर जा रहा है या क्या कल को भारत गुलाम हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं समझना है। तो अब देखना, अब आप लोगों को बतलाते हैं। जब कोई व्यक्ति कमजोर अवस्था में होता है, जब कोई व्यक्ति कमजोर अवस्था में होता है, उसके पास अनुभव का कमी होता है और उस व्यक्ति को अगर इश्क होगा, ठीक है, तो वो व्यक्ति गुलाम होएगा ही। उस पर सामने वाला का डोमिनेंस
हो गई, बट अगर वो व्यक्ति परिपक्व हो चुका है, उसके अंदर समझदारी आ चुका है, उसके अंदर बहुत सारी चीजों का समझ विकसित हो चुका है, अब उसके बाद उसको इश्क होगा किसी से, तो क्या वो उसी तरह से गुलाम होगा जिस तरह से वो मतलब पहला वाला अवस्था में होता है? नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो जब अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर अवस्था में होता है, जब अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर अवस्था में होता है, तो उस केस में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का उस अर्थव्यवस्था में साइड इफेक्ट ज्यादा होता है, फायदा कम होता है। लेकिन जब अर्थव्यवस्था मजबूत कंडीशन में आ चुका होता है, एक मेच्योर लेवल पर आ चुका होता है, अब उस समय लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन होगा तो फायदा ज्यादा होगा, नुकसान कम होगा। समझ आ रहा है? तो इसलिए आप लोग देखते होंगे कि इसलिए एक तरह से जस्ट लाइक इसे समझे, इसलिए आप लोग देखते होंगे कि जो डेवलप्ड कंट्री होता है उसे क्या चाहिए होता है? मार्केट चाहिए होता है व्यापार करने के लिए। तो किस में जाता है? डेवलपिंग कंट्री में, मतलब कमजोर वाले देश में। अब इसे हम यहाँ पर आए, यहाँ पर रामगढ़ में हम है, ठीक है, तब स्टूडेंट के पास विकल्प नहीं, उसे CYSE ज्वाइन करना है, बट रामगढ़ में भी मेरे साथ साथ यहाँ पर वाजीराम भी आ जाए और दृष्टि भी आ जाए तो मेरा स्टूडेंट बटेगा या नहीं? बढ़ जाएगा, बहुत सारा स्टूडेंट उधर चला जाएगा। समझ आ रहा है? लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट के पास कोई विकल्प नहीं है, तो स्टूडेंट से कहाँ ज्वाइन करेगा? CYSE में ज्वाइन करेगा। जो कि अगर कहीं और ज्वाइन करता है तो इन दिनों उसका सिर्फ टाइम पास होगा, समय बीतेगा, उस लेवल का उसको कंटेंट नहीं मिल पाएगा, फिर उसका रिजल्ट होने में दिक्कत होगा। फिर रामगढ़ से कहाँ होता है जल्दी रिजल्ट? IAS IPS सुनते हो रामगढ़ से बना, क्यों? क्योंकि रामगढ़ में उस लेवल का कंटेंट देने वाला व्यक्ति ही नहीं है। अगर व्यक्ति उस लेवल का कंटेंट देने वाला होता पहले से, तो पहले से रिजल्ट भी हुआ होता। दिल्ली से हो रहा है रिजल्ट, क्यों? क्योंकि वहां पर उस लेवल का व्यक्ति है कंटेंट देने वाला। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो ये है, तो जैसे जैसे मतलब अभी क्या है, भारत कंपटीशन दे पाने में सक्षम है। अगर यहाँ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का फायदा अदर कंट्री को मिल रहा है, तो अदर कंट्री में जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है उसका फायदा इंडिया को भी मिल रहा है। अगर इंडिया का करेंसी अदर कंट्री में जा रहा है तो अदर कंट्री का करेंसी इंडिया में भी आ रहा है। अगर इंडिया गुलामी की, किसी और कंट्री का गुलामी की ओर बढ़ रहा है तो वो कंट्री इंडिया का भी गुलामी की ओर बढ़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर चेक एंड बैलेंस हो जा रहा है, चेक एंड बैलेंस हो जा रहा है, तो भारत गुलाम नहीं होगा अब अभी जो अवस्था में है। लेकिन पहले क्या था, उस वक्त चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा था। इंडिया का करेंसी इंग्लैंड, ब्रिटेन में जा रहा है, ब्रिटेन का करेंसी इंडिया में नहीं आ रहा है या बहुत कम मात्रा में आ रहा है, इससे भारत गुलाम हो गया। तो गुलामी किसका खेल है? करेंसी का। करेंसी, अगर इंडियन करेंसी कोई और कंट्री के पास बहुत अधिक चला जाएगा तो उस कंट्री का इंडिया में डोमिनेंस बढ़ेगा। कुछ भी करवा सकता है, मान लो इंडियन ही है तो आप ही लोग को जैसे किसी को भी जैसे पैसा मिल गया और इंडिया में कुछ काम करवाना चाहेगा वो करवा पाएगा, उसके पास पैसा है इंडियन। समझ आ रहा है? अब मान लो कोई आएगा अमेरिका से और 5 दुकान में जाकर डॉलर देगा और बोलेगा ये सामान दो, तो वो क्या 5 दुकान वाला देगा? नहीं, उसको पता ही नहीं चल पाएगा ये क्या है, क्योंकि यहाँ पर वो चीज चलेगी नहीं, वो पैसा। समझ आ रहा है? तो अब लेकिन अगर अगला के पास इंडिया का पैसा है, अब कोई सा भी व्यक्ति, वो अच्छा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, जैसा व्यक्ति, क्या वो 5 दुकान में जाएगा तो 5 नहीं देगा? तो वो पैसा देगा। दैट मीन्स वो इंडिया में कुछ भी कर सकता है इंडियन करेंसी के माध्यम से। समझ आ रहा है? जो ये अर्थव्यवस्था के जो हिस्ट्री के पीछे जो अर्थव्यवस्था है वो समझ आया। एक चीज हमने इकोनॉमी मजबूत हो गया तो सब अपने आप मजबूत हो जाएगा, और लेकिन आदर्श मजबूत हो गया तो जरूरी नहीं आपकी इकोनॉमी मजबूत होगा। इकोनॉमी अलग तरह का खेल है। अब ये हिस्ट्री से कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ? अब अगर वो हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो वहां पर वो कहानी आपको लॉजिकली समझ आएगा एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट, क्योंकि आप हिस्ट्री में इकोनॉमी को कनेक्ट कर दिए। और यही इंटरलिंकिंग आप लोगों को करना है। इंटरलिंकिंग करेंगे पूरा जीएस में सेट हो जाएगा, भूलोगे। तो अब इसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1990 नेक्स्ट हेडिंग। बस जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग घर में डेली पढ़ते जाना, उसी दिन कंप्लीट करना। इकोनॉमी में इतना इंटरेस्ट पैदा कर देंगे कि बाद जीएस का अदर सब्जेक्ट आप लोगों को बेकार लगने लगेगा।
लगेगा यही मतलब यही पढ़ाई मतलब सही है, बाद बाकी पढ़ाई बेकार है, क्योंकि इसका आपका प्रैक्टिकल लाइफ में डायरेक्ट यूज होगा, ज्यादा यूज होगा इसका प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर अच्छे से अर्थव्यवस्था को समझ पाते हैं तो कल को आपको आप IAS IPS नहीं बनेंगे, आप व्यापार भी करेंगे तो दूसरा कंपैरिजन में आप ज्यादा बेहतर जाएंगे। अब देखें इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1990 1991 का आर्थिक सुधार। उन्नीस सौ 91 में प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव। तो ये चीज अभी जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत तरह टेक्निकल क्वेश्चन आपसे बनेगा। अभी इसको हम इंटरकनेक्ट करेंगे। तो ये PM, इसमें PM कौन थे? PV नरसिम्हा राव। PV यही होता है ना? PV नरसिम्हा राव ये प्राइम मिनिस्टर थे। और उसमें फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। या इसी लाइन में लिखो, क्योंकि इधर और भी पॉइंट लिखेंगे अभी। ये PM थे PV नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय। प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव, फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब इसके बाद 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, किस नेम से? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के नेम से। इकोनॉमिक रिफॉर्म इन द नेम ऑफ LPG। इसे इजीली इकोनॉमिक रिफॉर्म in the name of LPG। इकोनॉमिक रिफॉर्म इन द नेम ऑफ LPG। तो यहां पर LPG का फुल फॉर्म क्या? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो अब ये जो LPG आया 1991 में, ये मजबूरी में आया या मतलब स्वेच्छा से आया? मजबूरी में आया। क्योंकि उस समय क्या हुआ था, भारत के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व काफी कम हो गया था, ना के बराबर हो गया था। अब उस समय क्या था कि तेल का प्राइस भी बढ़ गया था। अब भारत में क्या है, वाहन मतलब तेल पर ही सारा चीज डिपेंडेंट है। वाहन हो गया और भी अदर ढेर सारा चीजें हो गया। अब भारत को तेल चाहिए, अब भारत के पास तेल खरीदने के लिए फॉरेन करेंसी नहीं है। अब मान लो तेल भारत में नहीं रहेगा तो अचानक से पूरा अर्थव्यवस्था ही बंद हो जाएगा। तेल मतलब एनर्जी, सब चीज एनर्जी से चल रहा है। कार हो गया, ये अदर वगैरह वगैरह सारा चीज। तो अब क्या है, तो वो फॉरेन करेंसी चाहिए, भारत चाहिए ही चाहिए भारत को। और अब उसके बाद क्या है, इसलिए भारत किससे कांटेक्ट किया? IMF से, वर्ल्ड बैंक से। फिर वहां पर IMF, वर्ल्ड बैंक ये क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। IMF, वर्ल्ड बैंक ये सब क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहेगा कि एक देश का अर्थव्यवस्था दूसरे देश का अर्थव्यवस्था से जुड़े, क्योंकि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इंटरनेशनल मतलब एक ग्लोबलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहेगा या नहीं? बढ़ावा देना चाहेगा। तो जब ये गया IMF के पास, तो वहां पर IMF शर्त रख दिया। क्या शर्त रख दिया? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और ये शर्त का मतलब ये शर्त के साथ भारत को क्या मिला? उधार मिला IMF से, जो भी क्वांटिटी XYZ, ठीक है, उधार मिला। वो क्वांटिटी आपसे नहीं पूछा जाएगा कितना पैसा भारत को उधार मिला, ये सब आप लोग रखना भी नहीं है,
ये सब फैक्चुअल डेटा। तो कंसेप्ट में से आप लोगों से पूछा जाएगा, कंसेप्ट को समझना है। तो भारत को क्या मिला? उधार मिला। अब भारत को फॉरेन करेंसी उधार मिला, तो भारत को चुकता क्या करना होगा? इंडियन रुपी या फॉरेन करेंसी? फॉरेन करेंसी चुकता करना पड़ेगा। तो अब भारत फॉरेन करेंसी कब चुकता कर पाएगा? जब भारत के पास फॉरेन करेंसी आएगा। तो भारत के पास फॉरेन करेंसी कैसे आएगा? अब ये समझ, अब लिबरलाइज किया जाएगा। लिबरलाइजेशन जब होगा तो लिबरलाइजेशन के कारण क्या होगा? मतलब इंडियंस भी यहाँ पर धंधा कर पाएंगे, फॉरेनर्स भी धंधा कर पाएंगे। तो फॉरेनर धंधा करने आएंगे तो वो यहाँ का सामान वगैरह खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे तो उसके लिए वो क्या पे करेंगे? फॉरेन करेंसी। इससे इंडिया में फॉरेन करेंसी बढ़ेगा। तो लिबरलाइजेशन से क्या होता है? फॉरेन करेंसी बढ़ता है। जब भी कोई देश में लिबरलाइजेशन आएगा तो उस देश में क्या होगा? फॉरेन करेंसी बढ़ेगा। अब दूसरा क्या आ गया? प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन में क्या होना है? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का सेल। तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का सेल किसके साथ? इंडियंस के साथ, मतलब इंडियंस और फॉरेनर्स दोनों के साथ। तब जब फॉरेनर्स मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को खरीदेगी इंडिया में, तो बदले में फॉरेनर्स क्या देगी? अपने देश का करेंसी, फॉरेन करेंसी देगी। तो इससे इंडिया में क्या होगा? फॉरेन करेंसी बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। दैट मींस लिबरलाइजेशन से भी क्या होगा? फॉरेन करेंसी बढ़ा। प्राइवेटाइजेशन से भी क्या होगा? फॉरेन करेंसी बढ़ा। अब उसके बाद नेक्स्ट आया क्या? ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन होने से क्या होगा? मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया आएगी। मतलब दूसरा देश का कंपनी इंडिया में सेट होगा। तो दूसरा देश का कंपनी इंडिया में सेट होगा तो उसे उस कंपनी को सेट करने के लिए मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में वो खर्च करेगी, तो वो खर्च वो किस ग्रुप में करेगी? इंडियन करेंसी ग्रुप में या अपना कंट्री का करेंसी ग्रुप में? अपना कंट्री करेंसी ग्रुप में। तो विदेश से क्या होगा? उससे भी करेंसी आएगा। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से क्या होगा? फॉरेन करेंसी बढ़ेगा। तो आईएमएफ क्या शर्त रखा? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का। और भारत को पैसा दिया, तो भारत को उधार दिया और ये चीज का शर्त रखा। तो भारत लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाला शर्त को मान लिया। तो इससे क्या हुआ? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से भारत के पास ढेर सारा फॉरेन करेंसी आया। जब ये चीज भारत किया तो ढेर सारा फॉरेन करेंसी आया। तो ऑन टाइम भारत क्या है? आईएमएफ को उधार का चुकता कर पाया। समझ आ रहा है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन भारत नहीं किया रहता तो भारत चुकता नहीं कर पाता ऑन टाइम। समझ आ रहा है आप लोगों को? अब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन भारत किया, लेकिन भारत को डर भी था कि कहीं फिर से देश गुलामी की ओर न चल जाए। इसलिए तो देश आजाद हुआ। उसके बाद इकोनॉमी क्लोज्ड, कोई लेन देन नहीं, कोई व्यापार नहीं। समझ आ रहा है? तो ये चीजें किया। अब भारत को डर था कि कहीं फिर से मतलब गुलामी का जंजीर की ओर मतलब भारत ये ना मूव करे। तो क्या, लेकिन वो नेगेटिव हुआ, जो नेगेटिव चीज को लेकर भारत डर रहा था, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक बार कोई व्यक्ति इश्क में धोखा खाता है, फिर दोबारा इश्क होता है, तो उसको उतना ही दर्द नहीं मिलता है जितना पहला बार में दर्द मिल चुका होता है। वो क्वांटिटी क्या होता है? कम हो जाता है। तो भारत को एक बार इश्क पहले हो चुका था, तो दोबारा जब उसे इश्क हुआ तो क्या दर्द उतना मात्रा में मिलेगा? नहीं, उसका मात्रा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए भारत को साइड इफेक्ट उतना ज्यादा 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म में नहीं मिला। भारत का अर्थव्यवस्था क्या हो चुका था? मैच्योर हो चुका था। अब उस समय गुलाम हो गया क्योंकि उसमें भारत का अर्थव्यवस्था मैच्योर नहीं था। समझ आ रहा है? ये आ गया एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो मैंने इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991 में बता दिया। और आप लोगों को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ता है, ये भी समझ आ गया। अब देखिए फर्दर, अब क्या करना है? लोग डिफरेंट रिसोर्सेज से पढ़ना है, ढेर सारा चीज डिफरेंट कंटेंट से पढ़ना है, बट ढेर सारा लिख करके नहीं रखना है। ढेर सारा लिख करके रखना खुद कंफ्यूज हो जाएगा, पता चलेगा बाद में खुद ही पढ़ने का मन नहीं करेगा। अपनी लैंग्वेज आप तैयार करोगे तुरंत पढ़ने का मन करेगा, फिर बाद में पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो सारा लैंग्वेज को क्या करना है? ऐसे ही कोडेड फॉर्म में लिखना है। कभी भी बस देखा समझ आके रिमाइंड हो गया। सारा चीज को नहीं लिखना है, कुछ चीजों को लिखना है, कोर चीजों को लिखना है। बाद बाकी चीज को दिमाग में आने जाने देना है। समझ आ रहा है? तब इसके बाद डिफरेंट जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, डिफरेंट
जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। बस आप लोग सिर्फ इतना करना कि जिस दिन जो पढ़ाएंगे उसी दिन वो चीज घर में कंप्लीट कर लेना। धीरे धीरे इकोनॉमी का नशा आपको चढ़ेगा, मजा आने लगेगा धीरे धीरे इकोनॉमी। बट ये चीज नहीं करोगे तो इकोनॉमी से डर भी लगने लगेगा आप लोगों को, ध्यान रखना। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि स्टूडेंट हिस्ट्री ऑप्शन रखता है, पॉलिटी रखता है, ज्योग्राफी रखता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखता है, फिलोसफी रखता है। जल्दी से सुनते हैं कि कोई इकोनॉमी ऑप्शन रखा है, वो बहुत रेयर टू रेयर रखता है। नहीं वो तुम्हारा इकोनॉमी बैकग्राउंड है इसलिए तुम रख पा रही हो। जिसका नहीं सर उसका थोड़ा दिक्कत हो जाएगा समझने में। इकोनॉमी टफ सब्जेक्ट है, हाँ, tough। जीएस का सबसे टफ सब्जेक्ट है इकोनॉमी। इसमें पूरा धीरे धीरे अगर इसका समझ जाएगा तो मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा। बस सिर्फ आप लोग इतना करना कि जिस दिन जितना पढ़ाएंगे उस दिन उतना घर में पढ़ लेना। हम आप लोगों के अंदर मजा उत्पन्न कर देंगे धीरे धीरे। दिक्कत होता है घर में नहीं समझ आता है, फिर पूछो मेरे से।